नमस्कार मित्र हो। तो काशी कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ये वीडियो में कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ये मेरा वीडियो पूरा 1 घंटे का रहने वाला है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको ये मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। जैसे ही आप मेरा ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी। तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में हम अभी जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर गणितीय और अगणितीय क्रियाओं को करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह आंकड़ों को इनपुट के तौर पर लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और आउटपुट के तौर पर अर्थपूर्ण नतीजे प्रदान करता है। हम परिपक्व तथ्यों को आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करते हैं और यह आंकड़े कंप्यूटर में डाले जाते हैं। कंप्यूटर इन आंकड़ों को प्रोसेस करके हमें सूचनाएं प्रदान करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। तो कंप्यूटर अपने कार्य अकेला नहीं कर सकता है। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए कई तरह के उपकरणों तथा प्रोग्राम की सहायता लेता है। कंप्यूटर के ये उपकरण और प्रोग्राम क्रमशः हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर एक यंत्र है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। अभी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? तो यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अभी कंप्यूटर के उपयोग क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में, रक्षा में, व्यापार में, संचार में, मनोरंजन में। तो कंप्यूटर के कार्य: डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। ठीक है। तो अभी ये थे कंप्यूटर के कुछ। कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हमने अभी जानकारी आपको दी है। तो बाद में और देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में भी हम जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन, लेखांकन,
डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज़ तैयार करने के लिए होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के निम्नलिखित मुख्य भाग है: CPU, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, UPS, स्पीकर। ठीक है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आपको अभी मैंने जानकारी दी। अभी सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है तो इसके बारे में देखिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही ड्राइवर हार्डवेयर भी कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस के माध्यम से संरक्षित तथा प्रतिवेदित रहते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर के निर्माता तथा उपयोगकर्ता के बीच कानूनी एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत एक से अधिक कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, कोड में किसी तरह के रूपांतर और सॉफ्टवेयर में किसी तरह का बदलाव करना निर्देश है। यह सॉफ्टवेयर के रूप को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विभिन्न तरह के होते हैं। सामान्य इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइव, विंडो सिस्टम आदि। 2. अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यह यूज़र को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। उच्च स्तरीय की कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, अतः यूज़र आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, औद्योगिक संचालन, व्यापार सॉफ्टवेयर और चिकित्सा सॉफ्टवेयर आदि। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जैसे पाठ संपादन, कंपाइल, डीबगर, इंटरप्रेटर आदि। ठीक है, तो हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या है। फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष उपयोगिता के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जिसे कि उपज का लेखा जोखा, सामान्य बिल बुक और खाता वही बनाना आदि। ये पैकेज बैंकों, अस्पतालों, बीमा कंपनियों, पब्लिकेशनों आदि के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या तो स्थापित करने की आवश्यकता है या ऑनलाइन चलाया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं।
सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की तरह को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग द्वारा तैयार करती है। इसमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं तो कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको फ़ोटो संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए फ़ोटोशॉप या कई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वे सॉफ्टवेयर है जो कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपभोक्ता की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयरों की मुख्य हानि यह है कि ये सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की तुलना महंगा होता है। सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो प्रोग्राम है जो कि लोगों के सामान्य आवश्यक कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम इस ढंग से लिखा जाता है कि वह बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर लागू हो। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सस्ता होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी हानि यह है कि ये उपभोक्ताओं की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ उदाहरण हैं: फोटोशॉप, पेज मेकर, पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल। ठीक है, तो ये है। तो हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। फिर बाद में और देखते हैं UPS क्या है। तो UPS क्या है? UPS का पूरा नाम, ठीक है, तो UPS का पूरा नाम आप पता है आपको। तो यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। यह कंप्यूटर तो तब पावर देता है जब अचानक मुख्य सप्लाई से पावर कट जाती है। तो UPS का कंप्यूटर में ये उपयोग है। तो UPS के अंदर एक बैटरी लगी होती है जो कि 20-40 मिनट तक पावर दे सकती है। इससे हमें यह लाभ होता है कि जब मुख्य सप्लाई के पावर आनी बंद हो जाती है उस समय हम कंप्यूटर को ढंग से बंद कर सकते हैं। तो UPS का ये फ़ायदा है। तो CPU क्या है? तो CPU के बारे में जानते हैं। CPU क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट के रूपांतरित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित भाग है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव
गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे हाँ इत्यादि ना इत्यादि आते हैं। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठता है। मेमोरी यूनिट यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। यह कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। तो हमने सीपीयू के बारे में जानकारी ले ली है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच माध्यम का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग के लिए सुविधाजनक बनाता है और इसका द्वितीय लक्ष्य कंप्यूटर हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर को शुरू करने और प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। एकाकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। एकाकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एक उपभोक्ता को एक ही समय में कार्य करने की अनुमति देता है। MS-DOS सबसे अधिक प्रचलित एकाकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा कंप्यूटर आर्थिक कार्यकुशलता के उपयोग किया जा सकता है यदि एक ही समय पर बहुत से उपभोक्ता इस पर काम करें। ऐसा केवल एरिया नेटवर्क के तहत टाइम शेयरिंग मोड में ही संभव है। इन बहु उपभोक्ताओं के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक उपभोक्ता को एक निश्चित समय बांटता है और इस बात पर भी कड़ी मेहनत करता है कि आउटपुट उपकरणों को जाने वाले नतीजे आपस में मिल न जाए। यूनिक्स, विंडोज़ 98 आदि कुछ बहुत उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना है, तो फिर और जानते हैं मेमोरी। अब ये मेमोरी क्या है इसके बारे में जानते हैं। मेमोरी कंप्यूटर के बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडार क्षेत्र है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी के संग्रहित रहता है। मेमोरी में ही संग्रहित तथा निर्देश का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। मेमोरी बहुत सारे सेल में बांटे होते हैं जिन्हें लोकेशन कहते हैं। हर लोकेशन का एक एक अलग लेबल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रहता
है तथा इसके डेटा और निर्देश का CPU द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। सहायक मेमोरी, इसे सहायक तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं, इसलिए द्वितीय मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। CPU को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती है उसे द्वितीय मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो ये मेमोरी के बारे में हमने जानकारी ली है। तो इंटरनेट क्या है, अभी इंटरनेट के बारे में हम जानते हैं। इंटरनेट एक महाजाल है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम नेटवर्क है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। यह एक नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इसे विशेष पहचान यूनिक आइडेंटिटी को IP एड्रेस कहा जाता है। IP एड्रेस गणितीय संख्याओं के एक यूनिक सेट होता है जिसे जो उस कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। IP एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर यानी DNS द्वारा एक नाम दिया जाता है, उसे IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे HTTP। ठीक है, डोमेन नेम है जो किसी कंप्यूटर लोकेशन का नाम है जिसे डोमेन नेम सर्वर किसी IP एड्रेस यानी कंप्यूटर से जोड़े देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इंटरनेट का मतलब उच्च स्तरीय कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़ाव है। ये जुड़ाव नेटवर्क केबलों, टेलीफोन केबलों, माइक्रोवेव डिश, सैटेलाइट और अन्य प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा संभव किए जाते हैं। इंटरनेट विश्व के विभिन्न नेटवर्कों में से संबंध रखने वाले हजारों कंप्यूटर का एक जुड़ाव है, जिसमें नेटवर्किंग के माध्यम से विश्व में किसी भी जगह से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं में भागीदारी की जा सकती है। इंटरनेट में कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो खोजने के लिए इंटरनेट को विकसित ही इसलिए किया गया था। आज से पहले कभी भी इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वे भी कुछ सेकंडों में हम दुनिया के हर कोने की खबर घर बैठे अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इंटरनेट में सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के लिए इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विकल्प असीमित है। इसके माध्यम से हम फिल्में, गाने, वीडियो आदि को देख तथा सुन सकते हैं। पढ़ने में शौकीन अपने मनपसंद लेखक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हर वक्त का मनोरंजन वीडियो गेम की दुनिया तो हमारे लिए हर वक्त खुली होती है। खरीदी के लिए यानी शॉपिंग, इसे व्यापार कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बाजार को घर से ही देखा जा सकता है और अपना सामान खरीदा जा सकता है।
हम इंटरनेट के द्वारा घर बैठे ही किस दुकान पर कौन सा सामान है और कौन सा नहीं तथा उस सामान को ढेरों विकल्प एक साथ देखकर पसंद से अपना सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रचलित फैशन को जान सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसे ई लर्निंग, ई शिक्षा कहते हैं। यह क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही अपने लिए मनपसंद कॉलेज, स्कूल चुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पसंद के कोर्स किस कॉलेज में उपलब्ध है, उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी तथा कोर्स भी फीस, कोर्स का समयावधि आदि यह जानकारी हम अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज ई लर्निंग का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका है। हम घर बैठे ही दुनिया के बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंटरनेट के बारे में जानकारी ली। अब नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर संसाधनों में भागीदारी करने के लिए उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से उपभोक्ता उपकरणों, प्रोग्रामों, संदेशों और सूचनाओं को एक ही जगह पर रहकर उनके साथ भागीदारी कर सकते हैं। तो नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है: रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर, गेटवे। नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार है: लोकेशन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों का एक छोटा सा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क में वर्तमान लैन ईथरनेट तकनीकी पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र होती है। वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर अपने में लीज्ड लाइन का स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहर की सीमाओं को भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जुड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क संरचना का अर्थ है कि नेटवर्क तारों की तर्कपूर्ण व्यवस्था, अन्य शब्दों में कंप्यूटर का आपस में जुड़ने का ढंग ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है।
अब नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मेश टोपोलॉजी, यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों में संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड्स इसमें जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। कोई एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल होता है। रिंग टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप में इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे से संचार संभव है। बस टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेरित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। ठीक है, तो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो वेब ब्राउज़र क्या है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है तथा वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। यह बहुत ही सारे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित वेब पर साइट देखने का एक सामान्य साधन है। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब में अपने पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह अनेक कार्यों की जैसे कि ईमेल, खबरें, इंटरनेट से बात करने, वार्तालाप, मल्टीमीडिया आदि को नियंत्रित करता है। ब्राउज़र भी एक वेब ग्राहक माना जाता है क्योंकि लाइट मॉडल में यह लाइट प्रोग्राम की तरह कार्य करता है। ब्राउज़र वेब सर्वर से संपर्क बनाता है और सूचनाओं के लिए निवेदन करता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग हम लोग किस विशेष पेज या लोकेशन पर उसके तथा टाइप कर जा सकते हैं, इसे पता को URL कहते हैं। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्नलिखित है: नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, NCSA, मैजिक, ओपेरा, सफारी, क्रोम। तो ये जो हमने आपको बताया ये सब वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो हमने अभी वेब ब्राउज़र के बारे में जानकारी ली है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है,
तो वर्ल्ड वाइड वेब WW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों को संग्रहित होती है। वर्ल्ड वाइड वेब की एक नाम प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों दो चीज़ों हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसमें वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वह हाइपरलिंक, जिसे अक्सर लिंक कहा जाता है। हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब इस विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ा है। वाइल्ड वेब का आविष्कार ईस्वी सन 1989 में एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नेट-ली ने किया था। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसे वेबसाइट सारे कंटेंट्स जैसे वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि को स्टोर किया जाता है। सर्वर वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा होता है। इन कंटेंट को दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो हमने अभी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इसके बारे में जानकारी ली है। तो URL क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL को सन 1994 में टिम बर्नेट-ली ने डिफाइन किया था और URL के सेंसिटिव होते हैं, अर्थात इसमें हमें लोअर केस तथा अपर केस का ध्यान रखना पड़ता है। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। URL यह किसी भी विशिष्ट फाइल, डायरेक्टरी या वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है जिसे URL भी कहा जाता है। आमतौर पर वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट के होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन नेम के साथ प्रारंभ होता है और डोमेन कोड के साथ समाप्त होता है। क्योंकि हम URL वर्ड का यूज अधिकतर इंटरनेट यूज करते समय करते हैं, सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब पर ही URL होता है, यह कहना सही नहीं होगा क्योंकि URL किसी लोकल नेटवर्क रिसोर्स पर भी पॉइंट कर सकता है, जिसे डेटाबेस, होस्ट वेबसाइट आदि पर इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए URL का उपयोग वेब ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः URL 3 भागों से मिलकर बना होता है जो कुछ इस प्रकार है।
सबसे पहला एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है जो यह बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा भाग यह डोमेन नेम होता है जो यह बताता है कि कौन सा सर्वर से डाटा यानी रिसोर्स लाना है। तीसरा भाग डॉक्यूमेंट का पाथ और नाम बताता है, जैसे www.yahoo.com HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो अभी हम ठीक है हाँ, चलो आज हमने इतना ही जानकारी ले लिया है कंप्यूटर के बारे में। चलो आपको अच्छा लगा, मैंने आपको इतनी सारी जानकारी आपको दिया है। तो आप ये जितनी सारी जानकारी आपने यहाँ अभी सुनी, तो आपको बहुत कुछ जानने का मौका यहाँ मिला है। तो थैंक यू, आपने मेरा ये वीडियो देखा। और मेरा ये कहना है कि जैसे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ वैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं मिलेंगे तो थोड़ा मन खुश नहीं होगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहो। थैंक यू।